नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है यार। कमर चिमा जी का वीडियो है और टाइटल है बेल्जियम प्रिंसेस टॉक्स ऑफ अशोकाज विजन ऑफ पीस। बेल्जियम इज अ वेरी बेल्जियम इज अ लॉयल पार्टनर टू इंडिया। तो जी हाँ, बेल्जियम से एक डेलीगेशन आया हुआ है भारत और बेल्जियम की जो प्रिंसेस है वो भी आई हुई हैं और यहाँ पर स्पीच जो उन्होंने दी है उस स्पीच में उन्होंने कहा कि भाई हमें सम्राट अशोक जो थे, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, उनके विजन ऑफ पीस को चाहिए कि पूरी दुनिया पर लागू करें। और साथ ही ये भी कहा गया कि वो बेल्जियम जो है वो बहुत लॉयल पार्टनर है भारत का। तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम तो होगी पाकिस्तान को, है कि नहीं। ऐसे बयान आएंगे, भारत के प्रति अपना समर्पण दिखाया जाएगा तो पाकिस्तान को तो मिर्ची लगेगी। तो इस पर अब चीमा जी क्या कह रहे हैं ये सुने। उससे पहले मैं आपको बेल्जियम की जो प्रिंसेस ने जो बातें कही हैं वो जरा मैं दिखा देना चाहता हूं ताकि मसला जो है क्लियर रहे और लोगों को याद रहे कि बेल्जियम के प्रिंसेस ने क्या कहा है और इसका रिएक्शन पाकिस्तान से कैसा रहा है। पहले ये सुनिए। Strengthening the ties between the European Union and India is crucial. We have a relationship rooted in history and shared values. India's wisdom has also influenced global thinking. Your Emperor Ashoka, 300 before Christ, after witnessing the devastations of war, chose peace over conflicts, replacing the sound of the war drum with the sound of Dharma. Belgium recognizes India's growing strategic role and fully supports its aspiration for a balanced and inclusive global order. तो अब इससे आपको क्लियर है कि बेल्जियम की प्रिंसेस जब ऐसी बातें कह रही हैं, और बेल्जियम एक आप लोगों को पता है कि नहीं, बेल्जियम एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। यहाँ के जो गन्स हैं वो बड़े फेमस हैं, जो राइफल्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, और भी कई चीज़ें बनाती है, हथियार बनाती है। तो बेल्जियम की जो गन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस हैं। और हमारे यहाँ भी स्पेशल फोर्सेज हैं और कुछ यूनिट्स हैं जो बेल्जियम की गन्स का इस्तेमाल करती हैं, वहाँ के वेपन्स का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन आगे मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल देने वाला हूँ कि बेल्जियम और भारत के रिलेशन कैसे हैं, ट्रेड रिलेशन कैसे हैं, पाकिस्तान से उसका कंपेयर भी करूँगा। पूरी डिटेल मिलने वाली है आपको, बहुत अच्छी डिटेल। चलिए वीडियो देखते हैं, चीमा जी क्या कह रहे हैं। दोस्तों, बेल्जियम की प्रिंसेस जो हैं वो इस वक्त भारत के अंदर हैं और बेल्जियम के डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और बेल्जियम के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं मैक्सिम प्रीवोट, वो भी भारत के अंदर हैं। जो इंटरेस्टिंग बात है जिसको मैं देखिए समझना पड़ेगा आपको कि हाउ द वर्ड, वो डॉक्टर जयशंकर ने एक बात की थी, वो बात माननी पड़ेगी। डॉक्टर जयशंकर ने भारत के वाले से कहा था, द वर्ल्ड इज चेंजिंग इट्स इंप्रेशंस अबाउट इंडिया। वो जो इंडिया के हवाले से इंप्रेशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं। यही वजह है कि बेल्जियम की प्रिंसेस जो हैं वो आज खिताब कर रही थी, तो उन्होंने किस चीज का जिक्र किया? उन्होंने कहा दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कमिंग फ्रॉम द हार्ट ऑफ द यूरोप, अ बेल्जियन प्रिंसेस, यूरोप का हेडक्वार्टर ब्रसल्स को एक सेंट्रल पोजीशन हासिल है। प्रिंसेस कहती हैं कि बेल्जियम भारत का लॉयल पार्टनर है, हम आपके साथ लॉयल रहेंगे। अमूमन इस तरह के जुमले जो होते हैं वो जूनियर पार्टनर एक सीनियर पार्टनर को कहते हैं कि मैं आपके साथ जनाब लॉयल रहूंगा। ये बात हुई है। दूसरा उन्होंने बात की जी कि जो अशोका का विजन और पीस था और उसकी जो विजडम थी। आपको पता है कि अशोका जो थर्ड एम्परर थे मौर्य डायनेस्टी के, वो कहा जाता है कि ही इज नोन फॉर हिज पीस, और उनका एक नॉन वायलेंस और का एक विजन था। और वो एक बुद्धिज्म को उन्होंने अडॉप्ट किया और वो बेसिकली ही यूज्ड टू टॉक ऑफ, जैसे मैंने बताया, नॉन वायलेंस या वॉर को ख़त्म करना है। और ख़ास तौर पे जो एक कलिंगा वॉर हुई थी उसको उन्होंने उसकी तबाही देखते हुए कहा
कि ये जो मिलिट्री के जो तजर्बे होते हैं ये ठीक नहीं है। उसने डिप्लोमेसी, कल्चरल एक्सचेंज को अहमियत दी, और उसने जो धर्मा का कॉन्सेप्ट था कि जो एथिकल बिहेवियर है, कंपैशन, एक दूसरे के साथ अमन से बात करना, और मतलब इन चीज़ों को उन्होंने बेल्जियन प्रिंसेस हाईलाइट कर दी। सो इट मीन्स कि वो भारत में आके भारत के अंदर जो वो अकबर का जिक्र नहीं कर रही, वो मुगल अंपायर का जिक्र नहीं कर रही, वो मौर्य डायनेस्टी का जिक्र कर रही। समझ रहे हैं आप बात को? सो जो भी लोग इंडिया आते हैं, दे डू अंडरस्टैंड कि हमने क्या बात करनी है एंड व्हाट भारत स्टैंड्स फॉर व्हाट। देखिए चीमा जी, वो अकबर की बात क्यों करेंगी, वो बाबर की बात क्यों करेंगी? अकबर और बाबर से ये भारत देश नहीं जाना जाता है। अकबर और बाबर बाहरी थे, विदेशी थे, आक्रमणकारी थे, लुटेरे थे। बाबर को तो उसको चचाओं ने भगाया ना वहां से। बाबर को तो लात मारकर बाहर निकाला था उसके चचाओं ने, क्योंकि उनके खिलाफ साजिशें कर रहा था। यहां पर मिलनसार लोग मिल गए, स्वागत करने वाले लोग मिल गए, तो यहां भी आके इसने कर दिया कांड। तो भारत को अकबर बाबर से नहीं जाना जाता है, बाबर को सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। भारत को भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत को भगवान नरसिंह के अवतार के रूप में जाना जाता है। भारत को इससे भी बड़ी बड़ी जो मौर्य डायनेस्टी हुई, उसके पहले नंद डायनेस्टी हुई, मौर्य, इसके बाद अपने क्या कहते हैं, जब मौर्य डायनेस्टी खत्म हुई तो पुष्यमित्र शुंग की डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी शुरू हुई, और सैकड़ों सालों तक इन्होंने रूल किया है ना भारत के ऊपर। इसके पहले भी कई डायनेस्टीज हैं, मतलब अब इसमें हिस्ट्री में जाऊंगा तो दसियों हजार साल की हिस्ट्री मिल जाएगी। महाराजा भरत से शुरू करना पड़ेगा फिर, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो भारत तो इसके लिए जाना जाएगा, भारत अपने बच्चों के लिए जाना जाएगा, भारत अपने हीरोज के लिए जाना जाएगा। भारत किसी लुटेरे, किसी हत्यारे, किसी डकैत, किसी आक्रमणकारी के लिए भारत नहीं जाना जाता है। और मैं चाहूंगा कि मैं सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था उसकी ये झलक दिखला देता हूं। ये देखिए, ये मैप है, ये जितना ही आपको भगवे कलर में दिख रहा है, जितना एरिया, ये सारा सम्राट अशोक का एम्पायर था। और ये ऐसे नहीं हवा हवाई बातें नहीं है। देखिए जिसमें इसमें मार्क किए गए ना, ये अलग अलग तरीके के मार्क हैं। जो ब्लैक कलर का डॉट है यानी कि पाटलिपुत्रा, जिसे हम आज पटना कहते हैं, बिहार की राजधानी पटना, उस समय उसको पाटलिपुत्रा कहते थे, वो राजधानी थी मगध एम्पायर की। ठीक है, उसके बाद जो आपको एक तिकोना सा दिखेगा, जो आपको दिख रहा है, ये चतुर्भुज है, तिकोना है, त्रिकोण है, ऐसी चीजें, ये वहां पर खुदाई के दौरान जो चीजें मिली हैं अशोका एम्पायर की, उस जमाने की, पिलर्स हो गए, स्तूपास हो गए। अब देखिए, ये अशोका के पिलर मिले हैं, अशोकाज मेजर रॉक एडिक्ट जो पत्थर पे लिखे गए वो मिले हैं, माइनर रॉक एडिक्ट जो स्क्वायर में है वो छोटे मोटे पत्थर मिले हैं, वो बड़े जो है बड़े शिलालेख हैं वो सर्कल में हैं। अलग अलग इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जो ट्राइंगल्स है, जहां जहां आपको ट्राइंगल्स दिख रहा है, देखिए ये आपको तकसीला के पास ट्राइंगल दिख रहा है, ये देखिए, ये सारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब अशोका के एम्पायर में थे। अशोका का था ये सब कुछ, अशोक का, सम्राट अशोक का, इसीलिए उन्हें चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता था। हालांकि उनके फादर जो थे बिंदुसार, उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर फैलाया। उनके पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे अशोक, सम्राट अशोक। हालांकि अगर राजा के हिसाब से देखा जाए तो सम्राट अशोक से कहीं बड़े राजा उनके फादर थे, महाराज सम्राट बिंदुसार। लेकिन अशोक भी बड़े जबरदस्त थे, और अशोक ने युद्ध से तंग आकर ही उन्होंने किया। युद्ध में देखा, विभीषिका देखी, मरते हुए लोगों को देखा, तब जाकर वो कन्वर्ट हुए, अपने विचारों को कन्वर्ट किया उन्होंने। लेकिन युद्ध तो उन्होंने भी बहुत लड़े, मारकाट तो उन्होंने बहुत मचाई। तो ये पूरा साम्राज्य आप देख लीजिए, जो भी पाकिस्तानी देख रहा है देख लीजिए, ये साम्राज्य था महाराज अशोक का। ठीक है, और मौर्यन एम्पायर ने करीब 438 साल रूल किया है, 322 BCE टू 185 BCE।
इतने टाइम तक किया है, जो कि कवर करता है मोस्ट ऑफ इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे ईरान। और 322 में फाउंड हुआ। चंद्रगुप्त जो थे उनके ग्रेट वॉरियर और एडमिनिस्ट्रेटर थे। कौटिल्य जिन्हें हम आचार्य चाणक्य कहते हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, नंद वंश को समाप्त करके। और उसके बाद ये पुष्यमित्र सुंग जो थे, जो मौर्य वंश के जो आखिरी राजा थे, तो पुष्यमित्र सुंग उनके सेनापति थे, उन्होंने ही उनको मारा और फिर शुंग वंश की स्थापना हुई और वहां से शुंग एम्पायर जो शुरू हुआ। शुंग एम्पायर ने करीब 112 साल तक भारत पर राज किया है। ठीक है, उनकी भी कैपिटल जो थी वो बिहार का पटना ही था, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये है जनाब पूरा डिटेलिंग। और जब मैं और इतिहास में बैठूंगा तो 10,000 साल का इतिहास है, उसमें मुगलों का इतिहास बस 700-800 साल है, चिंदू सा। व्हाट भारत स्टैंड्स फॉर, तो ये जो प्रिंसेस साहिबा ने जो बात की है कि हम आपके लॉयल पार्टनर हैं। अच्छा, मुझे जाहिर बात है, मैं इस चीज को अगर आप पढ़ेंगे तो इट्स बहुत सारे लोग इसको इस तरह रीड करेंगे कि भाई बेल्जियम जो है वो बड़ा मुल्क है, इम्पोर्टेंट प्लेयर है, लेकिन बेल्जियम की जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो माइट है, मैं बेल्जियम अभी बेल्जियम इज वन ऑफ माय फेवरेट, जिसे कहते हैं ना, मुल्क है। मैं अभी पूरी जो समर है ऑलमोस्ट वो मैं बेल्जियम में गुजार के आया हूँ। पिछली समर में वहीं पे था। आई वाज इन बेल्जियम, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम स्पेंट इन मॉन्स, इन ब्रसल्स, इन गेंट। उसके अलावा इन क्या नाम है उसका, जो मेरा फेवरेट टाउन है का, ओ यार मुझे भूल गए, जो वो देरी से केनाल, क्या उसे कहते हैं। बहरहाल, सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि भारत जो है उसको, दैट्स हाउ द बेल्जियन गवर्नमेंट इज ट्रीटिंग, कि वो कह रहे हैं भाईजान आप हमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो बेल्जियम की प्रिंसिपल है वो इकोनॉमिक मिशन को लीड कर रही हैं। प्रिंसेस एस्ट्रिड जो हैं वो किंग फिलिप, एक बड़ा डेलीगेशन, आपको पता है 350 बंदा, ऑलमोस्ट 350 बंदा आया हुआ है बेल्जियम से, एकेडमिक, पॉलिटिकल, ये मतलब एक बहुत बड़ी चीज है। किंग सर बिजनेस वाले भी हैं उसमें, ट्रेड वाले भी हैं, कारोबार वाले भी हैं, उसकी सारी डिटेल अभी देता हूं। किंग को रिप्रेजेंट कर रही है ना बेसिकली, और ये किंग की छोटी बहन है। और ये समझ ले जो बेल्जियम की जो इकोनॉमिक मिशन है उसमें उसको लेके आई हैं, और इंडो पैसिफिक के हवाले से भी बात कर रही हैं। और सारे का सारा, सॉरी, वो जो टाउन की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रूश, ठीक है, ब्रूश जो है वो मैं उसकी बात कर रहा था। ब्रूश इज वन ऑफ द वेरी, एक ओल्ड टाउन है, बड़ा खूबसूरत, और बड़ा मज़ा आता है वहाँ जाके। व्हेनेवर आई गो, इस समर भी मैं 1-2 दफ़ा गया था वहाँ पे। सो इट्स अ 50 मिनट 1 आवर ड्राइव ऑल वे फ्रॉम ब्रसल्स ऑलमोस्ट। सो रास्ते में 2 चलान भी करवाए थे मैंने। बहरहाल, सो द पॉइंट हियर इज के ये जो जिसे कहते हैं ना कि एक, दैट्स हाउ बेल्जियम इज ट्रीटिंग इंडिया, कि वो आए हैं मदद लेने, वो आए हैं, कह रहे हैं कि भाईजान हम आपके लॉयल पार्टनर रहेंगे, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। अग्गू तुसी साहब ला लो, मतलब किस तरह की बात हो रही। डॉक्टर जयशंकर से भी उनके जो बेल्जियम फॉरेन ऑफिस के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं, मैक्सिम प्रीवॉट, जो उनकी मुलाकात हुई है। प्रिंसेस की भी मुलाकात जो है हुई है, क्योंकि वो डेलीगेशन लीड कर रही हैं। और और वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से भी मिली, रीजनल सिक्योरिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो भी बातें हैं। सो बट द पॉइंट इज कि ये डिफेंस मिनिस्टर से मिलना, इससे मिलना, मेरा ख्याल है कि शी हैज येट टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, और
ये चीज़ें हैं। और आपको पता है ना कि देयर इज़ अ फ्रेंच एरिया एंड देयर इज़ अ फ्लेमिश एरिया। तो छोटा-सा बेल्जियम है, ऑल अबाउट चॉकलेट्स, ऑल अबाउट मैनी सो मेनी अदर थिंग्स। अच्छे भले वो जैसे कहते हैं ना अ, फसलें-फुसलें भी होती हैं वहाँ पे। अगर आप थोड़ा-सा शहर से बाहर निकल जाएँ, तो आपको नज़र आएगा कि काफ़ी ज़्यादा व्हेन यू गो टू मॉस और इस तरह के इलाकों में। थोड़ा-सा तो आप चलें, एक तरफ थोड़ा-सा चलें फ्रांस आ जाता है, इधर थोड़ा-सा चलें जर्मनी आ जाता है, ठीक है? ऊपर थोड़ा-सा जाएँ तो आई थिंक हॉलैंड है। तो हॉलैंड तो बिल्कुल मतलब छोटा-सा मुल्क है बेल्जियम और अच्छा मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, लॉट ऑफ मनी, रिसोर्सेज़ और द लैंग्वेज दे स्पीक ऑब्वियसली इज़ फ्रेंच एंड फ्लेमिश बोथ। बहरहाल ये इंडिया और जो बेल्जियम के जो ताल्लुकात हैं, इसको मेरा ख़्याल है बेल्जियम भी देख रहा होगा कि फ्रांस बहुत वध-वध के आ रहे हैं, ठीक है? तो बेल्जियम वाले जो हैं वो फ्रांस वाले हैं जो वो बेल्जियम को अपना जूनियर पार्टनर किसी हद तक समझते हैं। सो ये जिसे कहते हैं ना ये एक चीज़ है कि वो समझते होंगे कि फ्रांस के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सो हमें वो जिसे कहते हैं ना देयर इज़ अ बैग्लो इंडियन रिलेशंस को इम्प्रूव करना है। और आपको पता है मज़े की बात बताऊँ, बेल्जियन कहता है कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात है, दे स्टार्ट फ्रॉम द 18th सेंचुरी। जब मर्चेंट शिप्स जो थी वो ऑस्टेंड से आती थी। ऑस्टेंड इज़ अ स्मॉल टाउन, खूबसूरत है, वहाँ पे साहिल-सुहिल बस वो है, बड़े कैसीनो-शसीनो। इट्स एडजेसेंट टू क्या नाम है उसका, ब्रूस के एडजेसेंट है, छोटा-सा टाउन है ये भी, अच्छा प्यारा है। वो कहते हैं जी 18वीं सदी में ऑस्टेंड जो है, वहाँ से ये शिप्स आती थी इंडियन कोस्ट में। और ये 1947 के बाद जो है इंडिया ने फिर और बेल्जियम के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हुए। सो वो कह रहे हैं जनाब ऑस्टेंड ऑस्टेंड से आप देखें तो सामने ही ऑलमोस्ट बरतानिया है, क्योंकि बेल्जियम से मेरे ख्याल है 30-40 मिनट्स फ्लाइट, और बेल्जियम से आप जा सकते हैं या फ्रांस से भी जा सकते हैं। फेरी भी जाती होगी शायद, लेकिन अंडर वाटर भी सिस्टम है इनका इंग्लैंड जाने का। सो वो कहते हैं जी ऑस्टेंड से हम चलते थे। ऑस्टेंड से आप ज़रा इमेजिन करें ना, ऊपर बेल्जियम, नीचे फ्रांस, ठीक है? फ्रांस से होते-होते इट मीन्स कि ये पोर्चुगल, पोर्चुगल से मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन से फिर स्विस, तब स्विस तो उस तरह नहीं बनी होगी या शायद ये पता नहीं, वो अफ्रीकन साइड से होके आते होंगे। सो इसको आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कह रहे हैं कि जी हम तो ऑस्टेंड से शिप्स चलती थी और इंडिया आती थी। और हमारे बड़े ताल्लुकात हैं। और क्योंकि बेल्जियम की जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बेल्जियन इंडस्ट्रीज डायमंड्स, और इंडिया के अंदर भी आपको पता है मेरठ के सूरत कौन सा इलाका है, जहाँ पे रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने आई थिंक गुजरात में एक बहुत बड़ी बेल्जियम डायमंड मार्केट। सर सूरत है। सूरत दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है पूरी दुनिया में। एक तो ये डायमंड्स और जो दूसरे जेम स्टोन्स हैं उनके लिए, और दूसरा अपने कपड़ों के लिए, टेक्सटाइल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, और अरबों डॉलर के बिजनेस होते हैं यहाँ से। डायमंड मार्केट जो है उसका भी इफ्तिताह वगैरह किया था। सो ये आप समझ लें कि दे हैव बीन डूइंग सम गुड वर्क इन दिस, कि वो समझते हैं कि ये हमें इंडिया के साथ काम करने की ज़रूरत है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दिस दैट वो काफ़ी ज़्यादा वो लगे हुए हैं। सो इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। मुझे तो मैं इसको देख के बड़ा थोड़ा हैरान हुआ हूँ कि बेल्जियम जो है वो उसने थोड़ा बढ़ के इस लेवल पे ताल्लुकात को लेके आना, और उसकी वजह यही है शायद कि वो समझते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है और इसको हमें हर कीमत पे इसको अहमियत देनी है। सो ये बेल्जियम साइड से चीज़ें इनिशिएट की जा रही हैं। बेल्जियन साइड से चीज़ें जो हैं वो इनिशिएट की जा रही हैं। बेल्जियम को इस चीज़ का पता चल गया है कि पायन नाल ताल्लुकात जो है ना वो रखने ज़रूरी हैं। सो इसीलिए, और फिर इसमें डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, वो भी वैसे तो ईयू के देखें ना, अभी अभी ईयू प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन जो हैं वो निकली हैं, तो फिर बेल्जियम से एक डेलीगेशन आ गया, तो वो भी ब्रसेल्स में बैठती हैं। तो आप इमेजिन कर लें इससे कि हाउ यूरोप इज लुकिंग टुवर्ड्स बेल्जियम।
कि 335 लोगों को लेके आना, 180 कंपनीज, 180 कंपनीज, 330-35 लोगों को डेलीगेशन लेके आना। ये कहा जा रहा है कि बेल्जियम और इंडिया के ताल्लुकात में दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ये पार्टनरशिप है, या ये जो रिलेशनशिप है, ये जो दौरा है, ये वो है कि जिसको डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और किंग जो है वो खुद इसको भेज रहे हैं, और कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स ऑन सो ऑन अदर थिंग्स। सो इट मींस कि वो देख रहे हैं कि ये सारे का सारा यूरोप आ गया था, क्योंकि मैं तो जो सारा फॉलो कर रहा हूँ, अगर आपको याद हो पिछले साल स्पेनिश आए, जर्मन आए, ग्रीक आए, फ्रेंच, तो ज़ाहिर बात आते ही रहते हैं यूरोप में से, और अभी ये बेल्जियन आ गए, और ये मेरा ख्याल है ये समझ रहे थे कि हम पीछे रह गए हैं। जर्मनी भी था, स्पेन, इटली, सारे मेजर ममालिक जो हैं वो हो के चले गए हैं, और जो वहाँ पे ज़ाहिर बात है जो बेल्जियन है, जो मेसी है, बड़े फाइन अच्छे डिप्लोमेट्स होते हैं। आई हैड दी ग्रेट ऑनर टू मीट मैनी ऑफ द बेल्जियन डिप्लोमेट्स, बड़े ज़बरदस्त, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, क्लियर हेडेड डिप्लोमेट। चलिए, मोटा मोटी बातें समझ में आ गई कि चीमा जी को लग रहा है कि यार ऐसा कैसे हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, बेल्जियम क्यों आ रहा है। देखिए, बेल्जियम इसलिए आ रहा है कि ये बात बिल्कुल सही कही आपने, फ्रांस और पूरा यूरोप क्यों आ रहा है, सवाल ये। यूरोप इसलिए आ रहा है क्योंकि अमेरिका से दूरी बढ़ रही है, अमेरिका से उनके विचार अब मैच नहीं कर रहे, और कल को यूरोपियन यूनियन को पता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है 4 साल जो ट्रंप रहने वाले हैं। इसलिए वो भारत से दोस्ती बढ़ा रहे हैं कि इससे 2 फायदे होंगे। एक तो मोदी जी और ट्रंप जी दोनों में बातचीत अच्छी है, ये दुनिया जानती है। ये भी जानती है कि भारत अपने हित के लिए काम करेगा, अमेरिका अपने हित के लिए काम करेगा, और दोनों के हित अगर टकराएंगे तो दोनों ही नेता, ट्रंप अमेरिका का हित सोचेंगे, भारत का नहीं सोचेंगे, और भारत का हित सोचेगा, वो अमेरिका का हित नहीं सोचेगा। हाँ, जहां पे कॉमन चीजें हैं, जहां पे दोनों को फायदा हो सकता है, ये दोनों उसके लिए काम करेंगे। लेकिन यहां पे बिल्कुल आ जाएगा पॉइंट पे कि जी अपना अपना करना है, तो वो अपने अपने लिए, ये ट्रंप भी जानते हैं और ये मोदी भी जानते हैं। पहली बात तो ईयू को एक पार्टनर ऐसा चाहिए जो ट्रंप को नेगोशिएट भी कर सके, और अगर ट्रंप से बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है तो भारत सपोर्ट भी कर सके, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो डिफेंस कॉर्पोरेशन हो। राजनाथ सिंह से क्यों मिली है? आपने चॉकलेट इंडस्ट्री की बात कर ली, सब कुछ कर लिया, आपने वेपन इंडस्ट्री की बात नहीं की, बेल्जियम की। मैंने आपको शुरू में बताया। तो राजनाथ सिंह से मिलने का भी हो सकता है कि कल को बेल्जियम गन फैक्ट्री, जैसे हम AK-203 बना रहे हैं रशियन जॉइंट वेंचर में, वैसे बेल्जियम गन्स की फैक्ट्री यहां पर लग जाए शायद। आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है FN-2000 बेल्जियम है, आई थिंक, और एक आध और गन है जो मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी बेल्जियम गन्स है, और बड़ी शानदार गन्स होती है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिए। तो ये भी तो हो सकता है कि कल को बेल्जियम की जो गन फैक्ट्रीज हैं वो हमारे यहाँ ज्वाइंट वेंचर लगाएं और इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर यहाँ पर काम करें, और हम गन्स बनाएं और यहाँ से एक्सपोर्ट हो पूरी दुनिया में। ये भी तो हो सकता है कि नहीं? इसके अलावा अब देखिए, ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, द फोकस ऑफ द रिलेशंस हैज ट्रेडिशनली बीन ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये ज्यादा जो है वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर है। और ये क्या है, हाँ, ये देखिए क्या लिखा है कि इंडिया जो है वो बेल्जियम का 14th सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। बेल्जियम जो है वो, उसके लिए इंडिया जो है वो 14th सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंपोर्टर है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, और 16th लार्जेस्ट इंपोर्टर टू बेल्जियम है। मतलब बेल्जियम के लिए 16वें नंबर पर आता है जहां से वो चीजें इंपोर्ट करता है। इसकी भी डिटेल मैं आपको देता हूं। और भारत जो है वो बेल्जियम के लिए 7वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और यू के बाहर, आउटसाइड यू, और 6ठा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है यू के बाहर। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूं आपको कैसे। जैसा कि आपने भी जिक्र किया डायमंड्स, और इसके अलावा 2021 का ये डेटा इन्होंने दिया है जिसमें जो बेल्जियम है और भारत के बीच जो टोटल ट्रेड हुई है वो 12.22 बिलियन यूरोस की हुई है। तो अगर डॉलर में करेंगे तो शायद ये 13 बिलियन डॉलर के आसपास की ट्रेड जो है हमारी भारत और बेल्जियम के बीच हुई है 2021 में। ये 4 साल पुराना डेटा बता रहा हूं, नया डेटा भी बताऊंगा। और इनमें से क्या है, बेल्जियम ने इंपोर्ट किया है भारत से करीब 6.07 बिलियन यूरो,
और जबकि एक्सपोर्ट किया है उसने भारत को 6.15 बिलियन यूरो, करीब करीब बराबर है। मतलब ट्रेड डेफिसिट यहां पे बहुत माइनर सा है। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं बेल्जियम और पाकिस्तान के ट्रेड टाइज की, तो 2023 का डेटा है जिसमें बेल्जियम ने एक्सपोर्ट किया है $422 मिलियन मात्र। बेल्जियम ने पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वैक्सीन्स हैं, ब्लड है, एंटी सेरा है, टॉक्सिन्स हैं, कल्चर्स हैं, स्क्रैप आयरन है, रिफाइंड पेट्रोलियम है, दिस दैट। अब पाकिस्तान ने जो डेटा ताजा है, पाकिस्तान ने 2023 में कितने का एक्सपोर्ट किया जी? 667.25 मिलियन डॉलर्स का। 677 मिलियन डॉलर्स जो है इसने एक्सपोर्ट किए हैं पाकिस्तान ने। तो यहां भी ठीक है भाई, बेल्जियम जो है वो इंपोर्ट करता है पाकिस्तान से और ये है। लेकिन वॉल्यूम देखिए, हमारा वॉल्यूम 13 बिलियन डॉलर्स का है, आपका वॉल्यूम मतलब $1 बिलियन का है करीब करीब। तो आप सोच लीजिए क्या है। अब जो 2023 का डेटा है वो मैंने आपको दिखा दिया, इसमें थोड़ा सा और बढ़ गया था, 489 ट्रेड इकोनॉमिक्स का है, $489। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई 489.62 मिलियन डॉलर्स बेल्जियम ने एक्सपोर्ट किया पाकिस्तान को। तो दोनों का करीब करीब जो है $1 बिलियन का होता है। हम दोनों का भारत और पाकिस्तान, सॉरी भारत और बेल्जियम के बीच करीब करीब $13 बिलियन का। अब देखिए जो डेटा है 2023 में इंडिया ने बेल्जियम को एक्सपोर्ट किया करीब करीब $8 बिलियन। अब ये जो लेटेस्ट ट्रेड इकोनॉमिक्स का डेटा है, ये $8 बिलियन हमने बेल्जियम को एक्सपोर्ट किया है और बेल्जियम ने भारत को कितना किया है? $4.83 बिलियन। तो ये ट्रेड इकोनॉमिक्स इन पे नजर रखता है, बिल्कुल एक्यूरेट डेटा देता है। तो हो सकता है टाइम्स ऑफ इंडिया वाले ने मोटा मोटी दे दिया, ये है एक्यूरेट डेटा। तो आप सोचिए कि हम बेल्जियम को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी चीजें ज्यादा जाती हैं वहां पर, तो ये ट्रेड और ज्यादा बढ़ने वाली है, ये ट्रेड और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो 2021 का डेटा था ना टाइम्स ऑफ इंडिया वाला, ये 2023 का डेटा है। तो 2023 में आपने देख लिया कि डेटा जो है वो क्या बिहेव कर रहा है। 2021 का डेटा मैंने आपको दिखाया था, उस समय ट्रेड डेफिसिट बराबर था करीब करीब, लेकिन इस समय हम जो है वो बेल्जियम को ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बेल्जियम हमें जो है वो थोड़ा कम एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये बढ़ेगा आगे आने वाले वक्त, ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि बेल्जियम पाकिस्तान को क्यों करेगा? पाकिस्तान से कोई फायदा तो नहीं है, $1 बिलियन और यहां पे $13 बिलियन, 13 गुना बड़ा। और ये 23 का डेटा है, आगे जाके और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। सिर्फ बेल्जियम की बातें की हैं, ईयू छोड़ दो आप। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, मिलेगी प्रेफरेंस भारत को है। और वो ये भी तो देख रहे हैं कि भारत में केओस नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। आपकी तरह यूएन डेजिग्नेटेड सैकड़ों आतंकवादी यहां पर नहीं बसते हैं भारत में, अब पाकिस्तान में बसते हैं। बवाल मचा हुआ है, तबाही मची हुई है आपके यहां। कोई एक ऐसा दिन नहीं है चीमा जी जहां से आपके यहां खबरें नहीं आती हैं कि फलानी जगह पे हमला हुआ है, इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। अभी लेटेस्ट खबर आई है जिसमें शायद पता नहीं नॉर्थ वजीरिस्तान में एक अटैक हुआ जिसमें 4 मारे गए, और एक शायद कलात में भी हुआ जहां पे एक मरा आपका बंदा। ये दोनों खबरें लगा देता हूं मैं स्क्रीनशॉट, आप सोचिए जरा इस बात। इसलिए कंपेयर करना बेकार है कि भारत के रिलेशन इतने अच्छे क्यों हो रहे हैं, दूसरे देश भारत को क्यों इतना भाव दे रहे हैं, पाकिस्तान को नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से उसको भाव दिया जाए या उसको पार्टनर बनाया जाए, दोस्त बनाया जाए, क्योंकि उसने हमेशा दोस्तों के साथ दगा किया है, पार्टनरों के साथ धोखा किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों आप क्या कहते हैं? ये जो पूरी जानकारी मैंने दी, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? कमेंट में जरूर अपनी राय दें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,